GCD of two numbers using find function. फाइंड फंक्शन, यहाँ फंक्शन नेम स्पेसिफाई किया है, फाइंड फंक्शन है, उसी का यूज करेंगे. GCD of two numbers using find function. Hash include integer find. रिटर्न टाइप GCD की वैल्यू रिटर्न करेंगे, integer find, integer n1, integer n2. वर्ड में ये स्टेटमेंट क्या है मैंने लिखा है, इंटीजर फाइंड इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2. स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? फंक्शन डेफिनेशन नहीं, यस, प्रोटोटाइप. ABG, या तो फंक्शन डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट. CLR SCR दो नंबर यूजर से कलेक्ट करेंगे, उसके लिए मैसेज यूजर को सी आउट एंटर टू नंबर्स. ये नंबर स्टोर होंगे वेरिएबल, एक तो A दूसरा B में. वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, इनपुट हो गया, देन फंक्शन कॉल प्रोसेस की जगह यहाँ फंक्शन कॉल फंक्शन प्रोसेस करने वाला है, और बाद में रिजल्ट. फंक्शन कॉल करने के लिए हमने वेरिएबल लिया है. एक्चुअली ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट होगा फाइंड A, B. फाइंड फंक्शन AB का हमको GCD निकालना है, AB का GCD निकालना है. फाइंड फंक्शन में AB की वैल्यूज ट्रांसफर करेंगे, और उससे जो रिजल्ट फाइंड फंक्शन के पास आएगा उसे स्टोर करेंगे वेरिएबल G के पास. रिजल्ट आउटपुट में डिस्प्ले करेंगे cout/n GCD इक्वल टू वेरिएबल G. देन फंक्शन डेफिनेशन, यहाँ साइड में लिखते फंक्शन डेफिनेशन. इंटीजर फाइंड इंटीजर n1 इंटीजर n2. यहाँ जो वेरिएबल A है, A से वैल्यू कॉपी होगी n1 के पास, B से वैल्यू कॉपी होगी n2 के पास. यहाँ इसको सेमीकोलन देंगे आखिरी में. इस स्टेटमेंट को आखिरी में सेमीकोलन देना पड़ेगा. हाँ नहीं, जल्दी बोलो. इंटीजर कितने लोगों के यहाँ, सभी के इधर अटक गया. अभी अब ठीक है. यहाँ सेमीकोलन देना पड़ता है क्या? नहीं, सेमीकोलन नहीं आएगा. फंक्शन डेफिनेशन है. G एक वेरिएबल कैलकुलेशन के लिए, मैं I अवॉइड करता हूँ, इसको K लेते हैं. फॉर लूप फॉर I इक्वल टू 1, I लेस देन इक्वल टू n1, या तो n1 या फिर n2 तक. दोनों नंबर्स को साथ साथ में चेक करेंगे, डिवाइड करेंगे. क्या स्टेटमेंट था, कोई बताएगा? इफ वाला स्टेटमेंट. इफ इफ A की जगह n1 आएगा, n1 mod I इक्वल टू 0 एंड n2 mod I इक्वल टू, तो GCD इक्वल टू I. लेकिन मैंने I वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, इसमें K वेरिएबल डिक्लेयर किया. इसको K लेते हैं.
के, आई को रिप्लेस करते हैं के से। के इसलिए लिया क्योंकि वो जीसीडी इक्वल टू आई जो स्टेटमेंट में लिख रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये देखा है कि जीसीडी इक्वल टू आई की जगह 1 लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको के कर दिया, जी इक्वल टू के, और इस जी की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कैपिटल जी। लिखो सर। नेक्स्ट देखते हैं जीसीडी एंड एलसीएम यूजिंग, दोनों निकालना है, जीसीडी भी निकालना है, एलसीएम भी निकालना है, दो अलग फंक्शन यूज करना है, एंटर एंड कंप्यूट। एंटर एंड कंप्यूट। जहां हमने फाइंड फंक्शन लिया है, फाइंड की जगह जीसीडी के लिए एंटर फंक्शन लेंगे, हैश इंक्लूड, वर्ड में इनके सामने सेमीकोलन नहीं चाहिए, इंटीजर एंटर, जीसीडी के लिए इंटीजर एंटर, इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। प्रोटोटाइप स्टेटमेंट है, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, इसे सेमीकोलन देना है। इंटीजर फाइंड की जगह कंप्यूट फंक्शन होगा, इंटीजर कंप्यूट, इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। इनपुट के लिए सेम कंसेप्ट रहेगा, फंक्शन कॉल करते वक्त दो फंक्शंस कॉल करेंगे, एक जीसीडी के लिए, दूसरा एलसीएम के लिए, और आउटपुट भी दो आउटपुट्स डिस्प्ले करेंगे। जीसीडी के लिए जी इक्वल टू एंटर फंक्शन, एलसीएम के लिए एल इक्वल टू कंप्यूट ए कॉमा बी, और दो रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, एक तो जीसीडी इक्वल टू वेरिएबल जी, और एलसीएम के लिए सी आउट स्लैश एन, एलसीएम इक्वल टू वेरिएबल एल, गेट सी एच देंगे, क्लोजिंग ब्रेस देंगे। जी एंड एल दो वेरिएबल्स जिसमें हम लोगों ने जीसीडी और एलसीएम कैलकुलेट किया है। यहाँ हमको सिर्फ फंक्शन नेम चेंज करना है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है। फंक्शन नेम है एंटर, देन दूसरा फंक्शन कंप्यूट, एलसीएम के लिए इंटीजर कंप्यूट, इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। जीसीडी एलसीएम कैलकुलेट करते वक्त हम लोगों ने जीसीडी का यूज करके एलसीएम कैलकुलेट किया था। क्या स्टेटमेंट दिया था? एलसीएम इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 बाय जीसीडी किया था, नहीं प्रोग्राम बनाए थे ना। जीसीडी एंड एलसीएम जहां निकाला था हमने, एलसीएम इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 बाय जीसीडी। अब यहाँ जीसीडी यानी जीसीडी की वैल्यू होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ जीसीडी की वैल्यू नहीं है, पर हमारे पास जीसीडी कैलकुलेट करने के लिए पूरा फंक्शन है। तो उस फंक्शन को हम लोग यहाँ जीसीडी की जगह कॉल करेंगे, जहां जरूरत है वहां कॉल करेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग एंटर फंक्शन कॉल करेंगे, जीसीडी का फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा इसी फंक्शन को। जहां से फंक्शन कॉल होगा वहीं पे वैल्यू ट्रांसफर करेगा। जो हमने स्टेटमेंट दिया था यहाँ लिख रहा हूं मैं, एलसीएम इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 बाय जीसीडी, वही सेम स्टेटमेंट यहाँ यूज करेंगे। इंटीजर l इक्वल टू n1 मल्टीप्लाइड बाय n2, ब्रैकेट यहाँ नहीं भी दिया चलेगा, मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाइड बाय जीसीडी की जगह पूरा एंटर फंक्शन कॉल करेंगे विथ वेरिएबल्स n1 n2। ये एंटर फंक्शन कंट्रोल ट्रांसफर करेगा एंटर यहाँ पे, यहाँ से जीसीडी कैलकुलेट होगा और जी की वैल्यू रिटर्न होगी इस फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के पास।
n1 मल्टीप्लाइड बाय n2 डिवाइड बाय g की वैल्यू, ये होगा एलसीएम। इस एलसीएम को रिटर्न करेंगे, रिटर्न एल। ये एक्चुअल एप्लीकेशन है फंक्शंस का, जहां पे मुझे यहाँ जीसीडी की जरूरत पड़ रही थी। मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक तो फंक्शन को कॉल करना, दूसरा पूरा जीसीडी के स्टेटमेंट्स वापस से लिखना। जीसीडी के स्टेटमेंट्स फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अगर स्टेटमेंट्स एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ मैंने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, तो ये जीसीडी के स्टेटमेंट्स फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मुझे जितने फंक्शंस में इसको कॉल करना है उतने फंक्शंस में इसे कॉल कर सकता हूँ। अब मेरा एलसीएम का भी फंक्शन रेडी है, कहीं पे अगर एलसीएम की जरूरत पड़ रही है तो मैं डायरेक्ट कंप्यूट फंक्शन को एक्सेस कर सकता हूँ। ये फायदा होता है फंक्शंस डिजाइन करने का। एवरेज ऑफ 4 डबल्स। डबल्स मीन्स 4 नंबर्स जिसका डेटा टाइप डबल होगा। एवरेज ऑफ 4 डबल्स यानी 4 नंबर्स जिसका डेटा टाइप डबल होगा। इसमें स्टेटमेंट दिया है इंटीजर एवीई, इंटीजर ने डबल, नंबर्स डबल में है तो उसका वैल्यू रिटर्न होगा डबल में ही। डबल x1, डबल x2, डबल x3, डबल x4। वॉइड मेन यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त भी डबल में ही डिक्लेयर करेंगे। डबल ए बी सी डी ले सकते हैं, x1 x2 x3 x4 लिए तो चलेगा क्या? एबीसीडी की जगह अगर हम लोग x1 x2 x3 x4 लेते हैं तब भी चलेगा। CLR 4 नंबर्स यूजर से कलेक्ट करना है। यूजर को मैसेज देते हैं सी आउट एंटर 4 डबल्स, या फिर एंटर 4 नंबर्स, ऐसा भी चलेगा। सी इन, ये स्टोर करेंगे हम लोग इसको ए बी सी डी में। एक वेरिएबल और चाहिए होगा हमको रिजल्ट के लिए, एवरेज के लिए ए वी ले लेते हैं। फंक्शन कॉल करते हैं, फंक्शन नेम है ए वी ई, वेरिएबल्स ए बी सी डी, और इसमें जो वैल्यू रिटर्न होगी उसे असाइन करेंगे वेरिएबल ए वी में। यहाँ पे जो वैल्यू रिजल्टेंट वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेंगे ए वी में। इसे आउटपुट में डिस्प्ले करते हैं। इस फंक्शन का स्टेटमेंट जो हमने लिया है इसको सी आउट स्लैश एन एवरेज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे ये वेरिएबल भूल गया होता या नहीं दिया होता तब भी मेरे पास ऑप्शन है, जो एवरेज फंक्शन कॉल होगा एवीई, डायरेक्ट इसको आउटपुट में डिस्प्ले कर दो। हम लोग अभी तक के कंसेप्ट में क्या कर रहे थे, फंक्शन कॉल कर, वेरिएबल इक्वल टू फंक्शन कॉल, यानी फंक्शन कॉल में जो रिजल्ट रिटर्न होगा, फंक्शन में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे और उस वेरिएबल को आउटपुट में डिस्प्ले कर रहे थे। अभी फंक्शन कॉल को सीधा सीधा आउटपुट में डिस्प्ले कर देते हैं, जिससे जो रिजल्ट इसके पास वापस आएगा वो डायरेक्ट आउटपुट में डिस्प्ले होगा, वेरिएबल की जरूरत नहीं होगी। ए बी सी डी, गेट सी एच, then double AVE double x1 comma double x2 comma double x3 से 4 वेरिएबल से डबल में डबल x4। यहाँ इसको रिजल्ट डबल एवरेज कैलकुलेट करना है, 4 डबल्स का एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे मिलेगा, चारों का सम लेके डिवाइड बाय 4 करेंगे। डबल में एक वेरिएबल सम लेंगे, सम इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू x4 एंड एवरेज इक्वल टू सम बाय 4।
या फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 ब्रैकेट में लेके डिवाइड बाय 4 करेंगे और जो भी एवरेज के लिए वेरिएबल लिया उसे रिटर्न करेंगे। एक वो तरीका। दूसरा तरीका, रिटर्न डायरेक्ट एक्सप्रेशन देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइड बाय 4/4। हम लोग डायरेक्टली वेरिएबल जैसे रिटर्न करते हैं, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट में वेरिएबल देते हैं, उसी तरह से रिटर्न स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। सबसे स्टार्टिंग वाले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सम वाला जो स्टेटमेंट था, उसमें रिटर्न सम की जगह हमने लिया था रिटर्न सीधा सीधा a प्लस बी। याद है? तो यहाँ भी सेम उसी तरह से मैंने डायरेक्ट एवरेज का जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को रिटर्न कर दिया। ये सीधा जाएगा इसके पास और यहाँ से सीधा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। कैलकुलेशन और रिटर्न दोनों साथ में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं x रेज्ड टू पावर n। इसमें स्टेटमेंट दिया है, प्रोटोटाइप स्टेटमेंट दिया है, डबल पावर डबल x इंटीजर n। प्रोग्राम बनाने से पहले इसमें पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। कंसीडर करते हैं r इक्वल टू x टू द पावर n, x टू द पावर n, x टू द पावर n कैलकुलेट करना है हमको। x टू द पावर n कैलकुलेट करने के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सोचते हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 है तो रिजल्ट r इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है x इक्वल टू 1, तो r इक्वल टू नहीं, x इक्वल टू 1 की जगह n इक्वल टू 0 कंसीडर करते हैं। अगर n इक्वल टू 0 है तो r इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है n ग्रेटर देन 0। n ग्रेटर देन 0 कंसीडर करते हैं r इक्वल टू x टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 3। ये हमको आंसर पता है, 2 टू द पावर 3 8 होता है। कैसे आता है वो चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट फ्रेम करेंगे। 2 टू द पावर 3 ये होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 2। इनिशियली कंसीडर करते हैं r इक्वल टू 1 है, अज्यूम करके चल रहे कि r इक्वल टू 1 है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 2, जो भी 2 आंसर आ रहा है इसे फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 मिलेगा। जो आंसर 4 आता है इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। ये 1 2 एंड 4 ये रिजल्टेंट वैल्यू है। r इक्वल टू लिया था हमने, तो ये स्टेटमेंट बनेगा r इक्वल टू 1 2 and 4 are values of r multiplied by 2. 2 is value of x, x to the power n में 2n x है। और इसे कितनी बार मल्टीप्लाई किया मैंने? 1 2 3, 3 मीन्स n टाइम्स, इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी n लेस देन 0। n लेस देन 0 मीन्स r इक्वल टू x टू द पावर माइनस n 2 टू द पावर माइनस 3। इसका आंसर 0.125 आएगा। जहां हमने पॉजिटिव पावर के लिए मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव पावर के लिए डिवाइड करेंगे। फिर से r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। r इक्वल टू 1/2 ये आएगा 0.5। 0.5 डिवाइड बाय 2 0.25 एंड 0.25 डिवाइड बाय 2 ये आएगा 0.125। ये हमने फिर से किया r इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन की जगह स्लैश x अगेन n टाइम्स। 3 टाइम्स किया, -3 है तो 3 टाइम्स, 5 होगा -5 होगा तो 5 टाइम्स। 3 पॉजिटिव मीन्स मॉड लेके उसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त, फंक्शन डिजाइन करते वक्त एक्चुअली हमको इतने सब वैल्यूज ध्यान में रखनी पड़ेगी। मेन का काम होगा वेरिएबल्स की वैल्यूज कलेक्ट करना, फंक्शन को सेंड करना और रिजल्ट प्रिंट करना। वॉइड मेन, इस मेन फंक्शन का रोल होगा वेरिएबल्स की वैल्यू कलेक्ट करना,
ये वेरिएबल x डबल में है, उसको डबल में ही रखते हैं। एंड यहाँ मैं सेम वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। अभी तक मैंने क्या किया था, फंक्शन के यहाँ के वेरिएबल्स अलग थे, मेन के वेरिएबल्स अलग थे। अब दोनों जगह वेरिएबल्स सेम रखते हैं। डबल एक्स और r एक वेरिएबल लिया मैंने रिजल्ट के लिए। देन एक वेरिएबल लगेगा पावर के लिए, CLR SCR। अब यहाँ इनपुट कलेक्ट करते वक्त ये ध्यान रखना कि ये दो इनपुट चाहिए हमको, एक x और दूसरा n। दोनों का डेटा टाइप अलग है, दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो इनको दोनों को मुझे अलग अलग इनपुट में लेना होगा, साथ में इनपुट में नहीं आएगा। अभी तक हम लोगों ने जैसे एंटर 3 नंबर्स, एंटर 4 नंबर्स, एंटर 2 नंबर्स ऐसा मैसेज दिया था। एंटर 2 नंबर, एंटर 3 नंबर, एंटर 4 नंबर एक साथ एंटर करा रहे थे, क्योंकि सभी का डेटा टाइप्स हमने सेम रखे थे। यहाँ पे एंटर नंबर, एंटर नंबर या एंटर अ नंबर, सी इन, इसे स्टोर करेंगे वेरिएबल x में। यहाँ दोनों का डेटा टाइप अलग है, इसलिए अलग अलग कॉल करेंगे, अलग अलग इनपुट में कलेक्ट करेंगे। बाकी जगह भी ऐसे ही कलेक्ट कर सकते थे, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, एंटर थर्ड नंबर, ऐसे 4 स्टेटमेंट दे सकते थे। या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट, एंटर 4 नंबर्स, और साथ में चारों स्टोर करेंगे, ये सभी का डेटा टाइप कॉमन था। एंटर पावर, नंबर और उसका पावर चाहिए हमको, ये स्टोर करेंगे वेरिएबल n में। नंबर आ गया, उसका पावर भी आ गया। देन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट r इक्वल टू पावर x कॉमा n। सी आउट, यहाँ हम लोग इसे x रेस टू n लिख सकते हैं, या सिंपली रिजल्ट इक्वल टू या आंसर इक्वल टू भी लिखा जा सकता है। स्मॉल r वेरिएबल गेट ch क्लोजिंग ब्रेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो राइट वाला पार्ट मिटा, तो मैं वहां फंक्शन बना लेता हूँ। ये जितने स्टेटमेंट्स थे जो हम लोगों ने यहाँ इस साइड कैलकुलेशन पार्ट लिखा था, वो पूरा स्टेटमेंट फॉर्म में फ्रेम करना है। तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो साथ साथ में उसको देख सकते हो। फंक्शन डेफिनेशन वाला पार्ट, डबल पावर डबल x इंटीजर n। यहाँ मुझे वेरिएबल चाहिए होगा डबल में, कैपिटल R इक्वल टू 1 से इनिशियलाइज करते हैं इसे। एक वेरिएबल फॉर लूप के लिए I से इनिशियलाइज, I रखते हैं इसको। इफ, पहला पॉसिबिलिटी, पहला हमने देखा था कि x इक्वल टू 0 है। अगर x इक्वल टू 0 है तो आंसर 0 आएगा, और जहां भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू है या न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको रिटर्न स्टेटमेंट में डायरेक्ट देंगे। यहाँ रिटर्न 0, इसके साथ ब्रैकेट देने की भी जरूरत नहीं होती है, दिए तो चलेगा, नहीं दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, n इक्वल टू 0, पावर जो था वो 0 है, तो रिजल्ट 1, रिटर्न 1। इफ n इक्वल टू 0, रिटर्न 1। नेक्स्ट, इफ n ग्रेटर देन 0 पॉसिबिलिटी कंसीडर किया था हमने, और इसमें 2 टू द पावर 3 r इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय x, n टाइम्स ऐसा स्टेटमेंट दिया था हमने। r इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय x n टाइम्स, तो n टाइम्स के लिए i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। i लेस देन n, हमको करना है r इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय x n टाइम्स। तो अगर इसको 1 से स्टार्ट करते हैं तो लेस देन इक्वल टू n, 0 से स्टार्ट किया तो भी चलेगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट वाले स्टेटमेंट में i कहीं पे नहीं है। 1 से स्टार्ट कर लेते, i प्लस प्लस, r की इनिशियल वैल्यू 1 रखी है हमने, जो भी x की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसे n टाइम्स ये रिपीट होगा।
हमने n इक्वल टू 0 कंसीडर कर लिया, n ग्रेटर देन 0 कंसीडर हो गया। अब बचा हुआ पार्ट एल्स में, एल्स फॉर 2 टू द पावर -3 के लिए, 2 टू द पावर -3 के लिए हमने स्टेटमेंट फ्रेम किया था r इक्वल टू r/x, इसे भी n टाइम्स देना है। स्टेटमेंट था r इक्वल टू r/x n टाइम्स। इसे स्टार्ट करते वक्त n से स्टार्ट करते हैं, -3, this -3 value is less than 0, तो I less than 0, I प्लस प्लस। चेक करते हैं प्रॉपर होगा कि नहीं। n इक्वल टू -3 है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ये r इंटू आर बाय एक्स एग्जीक्यूट होगा, r इक्वल टू r/x एग्जीक्यूट होगा। देन जब i प्लस प्लस होता है, i प्लस प्लस होगा n इक्वल टू -3, तो i इक्वल टू -3। i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू -2 विच इज अगेन लेस देन 0, तो फिर से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर i प्लस प्लस से i इक्वल टू -1, अगेन लेस देन 0 है, तो फिर एग्जीक्यूट होगा। 1 2 3 टाइम्स हो गया। अब फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट होता है क्या, चेक करते हैं। i प्लस प्लस से i की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फोर्थ टाइम ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। 3 टाइम्स, 1 -3 के लिए, -2 के लिए, -1 के लिए, 3 बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और -5 अगर है तो ये 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। कंसेप्ट समझ में आ गया। देन रिटर्न r जो रिजल्ट वैल्यू है वो रिटर्न करेंगे, यहां से फंक्शन में जाएगी।